नमस्ते। हेलो एवरीवन। मैं सुमित जैन, केवॉक सर्विसेज और पूरे टीम की तरफ से सभी को वेलकम करता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे दो फोटो फेयर है जो रायपुर और पूना में है। रायपुर हम लोग सितंबर में कर रहे हैं, एंड देन पुणे है जो नवंबर में 21, 22, 23 को है। तो जैसे कि काफ़ी काफ़ी वीक से, इनफैक्ट मोर देन, अभी तक हमने 14 सेशंस ये कैप्चरिंग क्रिएटिविटी के प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब लाइव के चैनल से हमने आपकी तरफ हम लेके आ रहे हैं। और अभी तक आप सभी ने देखा होगा कि हम काफ़ी अलग अलग चैप्टर्स और सब्जेक्ट्स हम इंडस्ट्री के कवर कर रहे हैं, और जो वेल नोन मेंटोर्स है जो यूजुअली इजीली मिलते नहीं हैं, हम उनको बहुत हमारे रिलेशंस और बहुत मेहनत से हम उनको ये प्लेटफॉर्म पे लेके आते ताकि वो आपके लिए कुछ कंटेंट डिलीवर करें और आप उसका बेनिफिट उठाइए। तो ऐसे ही काफी सारे थे, जैसे हमने हमने कल जो देखा इंडस्ट्री में, गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स है वहां पर एक फोटोग्राफर कैसे अपने आप को प्लेस कर सकता है। उसके पहले हमने प्रेजेंटेशन के ऊपर देखा। उसके पहले हमने एक फोटोग्राफर का बैंक किस तरीके से हो सकता है। तो ये काफी सारे टॉपिक्स हमने अभी तक कवर किए हैं, और ऐसे ही हम आगे भी करेंगे। आज का जो सेशन है वो बहुत स्पेशल और यूनिक है, क्योंकि एक सेगमेंट आता है, वो बहुत बड़ा सेगमेंट है, मतलब बहुत कम है वो सेगमेंट में, जिसको सिनेमेटोग्राफी बोलते हैं। बट वो सेगमेंट बहुत बड़ा है, बट इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो सिनेमेटोग्राफर को भी पता नहीं होती है। वो एक्सीडेंटली वो चीज ओवरराइट कर देता है, या उसको पता नहीं है, या उसने अभी तक कहीं सिलेबस में ये मेंशन नहीं है, या उसको अभी तक किसी ने सिखाया नहीं है। तो ऐसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है, वो सब्जेक्ट्स में ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो आज हम कवर करेंगे। और इसी आज के टॉपिक के लिए हमने स्पेशली हम गुजरात से हमने दीपक वाघेला जी को रिक्वेस्ट किया है कि आप हमको आपका समय, वो काफी बिजी रहते हैं, काफी ऑक्यूपाइड थे, तो हमने थोड़ा उनको रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे लिए थोड़ा समय निकालिए। तो वो उनका एक शावी एकेडमी है, वो डायरेक्टली एकेडमी से ही हमारे साथ जुड़े हैं, एंड मैं उनको वेलकम करता हूँ। दीपक सर, दीपक सर, वेलकम। वेल एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा शेयर थोड़ा करेंगे सा हमारे शेयर व्यूअर्स करेंगे के हमारे लिए। व्यूअर्स की। सरल भाषा में अगर मैं बताऊं तो मेरा तो पहले से ही एक हमेशा से एक नेचर रहा है कि काम करना है। तो मैं एजुकेशन फील्ड में रहा हूं और मैं हमेशा से, मेरा एक इंटेंशन रहा है कि छोटे से छोटे गांव में कोई भी फोटोग्राफर हो या बड़े से बड़े शहर में हो, तो उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिले, अच्छा लोग सीख पाए, अच्छा काम करे और अपनी जो है जीवन को बेहतरीन बनाए। तो मेरे जो जर्नी रही है, करीबन करीबन मैंने 2009-10 में वर्कशॉप्स एंड सेमिनार, मतलब कि एजुकेशन फील्ड में मैं एंटर हुआ। तो करीबन करीबन पूरे भारत में मेरा जो है वर्कशॉप्स और सेमिनार हो चुके हैं, 2000 से भी ज़्यादा। और काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है, बहुत अच्छा प्यार मिलता है। महाराष्ट्र में भी आप ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में मेरे दो दो तीन तीन चार चार वर्कशॉप्स हो चुके हैं। कुल मिला के बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिला है, और अब मैं चाहता हूँ कि और भी आगे अच्छे लेवल पे जाके लोगों को सिखाएं। तो यही उद्देश्य से हम लोग निकले कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों एजुकेट हो जाए। शैवी एकेडमी ऑफ फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग, ये मेरी एकेडमी का नाम है, जो गुजरात में अहमदाबाद में है। और बहुत ही जल्द मैं इसको ऑल इंडिया में करीबन करीबन 20 से 25 जो है मेरे हर स्टेट में मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ। ये मेरा टारगेट है। आज का हमारा विषय है सिनेमाटोग्राफी, फंडामेंटल बेसिक्स कैमरा सेटिंग्स के ऊपर। तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। शुरू करते हैं सर। सिनेमाटोग्राफी जब हम लोग सेट करेंगे कैमरे में, तो हमारे कैमरे में चार पांच चीजें जिसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहली चीज आती है FPS, दूसरी होती है पिक्चर प्रोफाइल, तीसरा होता है बीट रेट और चौथा होता है रिजोल्यूशन। ये चार पांच चीजें जिसको आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि जब आप कैमरा परचेस करने जाओगे तभी ये चार पांच चीजें आपको बहुत अच्छे से, वो लोग पूछेंगे कि भाई हमारा कैमरा इतना FPS तक शूट करेगा, इतना बीट रेट है, इसमें लॉक प्रोफाइल है, 10 लॉक प्रोफाइल है, ये है वो है, 4K 6K, ये सारी चीजें बात होगी। तो ये इन चार मेन टॉपिक्स के ऊपर बात होती है, जिससे कि लोगों को कैमरा परचेज करने में उसको पता चलता है कि उसका बेनिफिट क्या होने वाला है। अब सरल भाषा में FPS क्या होता है, सीधी सादी भाषा में। तो FPS का मतलब होता है फ्रेम पर सेकंड। दोस्तों, बहुत सारे फोटोग्राफर्स को पता है कि वो वीडियो बना रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली वीडियो क्या होता है। तो आपको एक चीज बता दूं, अगर हम लोग 25 फ्रेम कैप्चर करते हैं और उसे एक सेकंड में मिला के 25 फोटो को जब प्ले करते, तो एक सेकंड का वीडियो बनता है। ध्यान से दोस्तों,
व्हाट इज वीडियो, तो वीडियो को अगर समझना है तो 1 सेकंड का जो फुटेज होता है उसके अंदर 25 फ्रेम आपको कैप्चर करने होते हैं और उसको प्ले करना होता है एक साइड, तब जाके आपको एक इमेजिनेशन होता है कि सब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है, जिसको हम लोग वीडियो बोलते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, तो आज हम लोग 50 FPS, 60 FPS, 120 FPS या उससे भी ज्यादा FPS यानी कि फ्रेम पर सेकंड कैप्चर कर पा रहे हैं। ध्यान से समझना दोस्तों, हम लोग इमेजेस को कैप्चर करके उसका वीडियो फॉर्मेट बना के उसको एक साथ प्ले करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये हुआ कि ये चेंज भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। जैसे कि इस फ्रेम में आप देख पा रहे हो 2 ऑप्शन लिखे हैं, एक लिखा है 24 FPS। तो ये 24 FPS क्या है? मैं तो 25 बोल रहा हूँ, 50 बोल रहा हूँ, 100 बोल रहा हूँ, ये 24 क्यों है? तो जो कॉमर्शियल फिल्म बनती है, जैसे कि आप आजकल देखते हो, जैसे पठान फिल्म हो गई या फिर अमिताभ बच्चन का फिल्म हो गया, जो कॉमर्शियल फिल्म जो फिल्म कैमरे से बनती है, उसमें जो फ्रेम रेट होता है वो 24 FPS होता है। इससे फर्क ये पड़ता है कि जो नेचुरल हमारी जो मूवमेंट है, जैसे आप मुझे देख पा रहे हो, उसमें थोड़ा सा एक आपको लैग या स्लो मोशन जैसा दिखेगा, हल्का सा फील होगा। तो आपने भी देखा होगा थिएटर में, जब आप देखने जाते हो तो थिएटर की जो फिल्म होती है उसमें थोड़ा सा कुछ अलग मजा होता है। उसका कारण क्या होता है कि रियल में हमें चाहिए 25 फ्रेम, यहाँ पर कैप्चर होती है 24 फ्रेम, मतलब कि 24 FPS। डिजिटल मीडियाज में ये हो जाती है 25, 50, 29.97, फिर उसके बाद 50, 100, 120, 240, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी आगे तक आप जा सकते हो। उससे फायदा क्या होता है ये देखते हैं। तो जैसे समझ लो, अगर मैं स्लो FPS पे शूट कर रहा हूँ और अगर मेरा सब्जेक्ट मूवमेंट में है, अगर मैं स्लो FPS, जैसे कि आप राइट साइड के इमेज में देख पा रहे हो, 15 FPS पे कैप्चर होगा, तो सब्जेक्ट ब्लरी हो जाएगा। शटर स्पीड इज डिफरेंट, वो पूरा सब्जेक्ट अलग है। लेकिन अगर मेरा सब्जेक्ट मोशन फास्ट है और मेरा FPS कम है, तब भी मुझे जो विजुअल है वो ऐसा जर्की और बहुत ज्यादा शेकी मिलेगा। 24 FPS। उसके बाद अगर मुझे शार्प इमेजेस चाहिए, क्वालिटी वीडियोस चाहिए, तो मुझे 60 FPS या 50 FPS एटलीस्ट कैप्चर करना चाहिए। सीधी सादी भाषा में, अगर आपको अच्छा वीडियो कैप्चर करना है तो 50 FPS मिनिमम होना चाहिए, उससे ऊपर है तो और भी अच्छी बात। तो ध्यान से, पहली बात FPS, आपके पास कैमरा कौन सा उससे फर्क है, सोनी है, फ्यूजी, कोई भी कैमरा, डजंट मैटर, लेकिन आपकी जो FPS है वो कम से कम 50 होनी चाहिए। अब अगर मैं FPS बढ़ा देता हूं तो क्या होगा? तो एक चीज और है दोस्तों, कि मान लो मुझे स्लो मोशन करना है। आज बहुत सारे कैमरा में स्लो मोशन का इनबिल्ट ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल के मेरे सोनी का कैमरा है, अगर तो ऊपर SNQ मॉडल मोड होता है, SNQ रख दो, सीधा आपका स्लो मोशन हो गया। निकॉन में अगर आप कैमरे में जाते हो या कुछ और ब्रांड में जाते हो तो उसमें सीधा लिखा होता है 2x स्लो मोशन, 4x स्लो मोशन। होता क्या है कि जब आप स्लो मोशन कैप्चर करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट 120 या 200 या 240 FPS पे कैप्चर करेगा और उसको सीधा स्लो मोशन प्ले करके दे देगा। ध्यान से समझना बातों को। अगर वो सीधा प्ले करके दे देता है, लेकिन उसकी एक दिक्कत होती है, वो प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप स्लो मोशन में कैप्चर करते हो तो प्रीव्यू इमीडिएटली मिल जाता है क्लाइंट को दिखाने के लिए, प्रीव्यू करने के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर ओरिजिनल ऑडियो कैप्चर नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हो कि ओरिजिनल ऑडियो भी कैप्चर किया जाए तो फिर आपको हाई FPS पे कैप्चर करना है। मतलब जब कैप्चरिंग कर रहे हो, रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तब आपकी FPS 100 या 120 या 240 या 200 जो भी आपके कैमरे की मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको कैप्चर करना है। तो उसको स्लो मोशन कब करना है? तो उसे आप एडिटिंग टेबल पे टाइमलाइन पे ले जाके स्लो मोशन कर सकते हो। बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, ये दोनों में बहुत फर्क है, सीधा स्लो मोशन कैप्चर करना और बाद में पोस्ट प्रोसेस में जाके उसको स्लो मोशन में एडिट करना, दोनों फर्क है। सीधी सीधी बात बोलूं, सीधा स्लो मोशन करूंगा, ओरिजिनल ऑडियो नहीं मिलेगा। ओरिजिनल ऑडियो चाहिए तो मुझे हाई FPS पे कैप्चर करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर इसका क्या फायदा, क्या मुझे क्या फर्क पड़ेगा? तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो मैं संगीत संध्या शूट कर रहा हूँ और संगीत संध्या में मेरे स्टेज के ऊपर दूल्हा दुल्हन, उनके मम्मी पापा या फैमिली के 4-5 परफॉर्मेंसेस होने वाले और उससे मुझे कैप्चर करना है। दोस्तों मुझे नहीं पता इसमें से कौन सा शॉट मुझे स्लो मोशन करना है, लेकिन साइमल्टेनियसली साथ में ही मुझे इसका ओरिजिनल ऑडियो भी चाहिए। तो मतलब इसकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि बाद में मुझे स्लो मोशन में भी स्लो भी करना है और यहाँ पर मुझे उसका ओरिजिनल ऑडियो भी चाहिए। तो आपको हाई FPS पे कैप्चर करना है। ऑफ कोर्स वो मेमोरी कार्ड पे स्टोरेज ज्यादा रोकेगा, लेकिन आपको ये समझना होगा। आप बारात शूट कर रहे हो, बारात चल रही है, बारात के अंदर ऐसा हो सकता है कि कोई सारे शॉट्स आपको स्लो मोशन बाद में करने की जरूरत पड़ जाए। स्पेसिफिक प्रकार की सॉन्ग के ऊपर एंट्री होती है, कई बार क्लाइंट जो है डिजाइन करता है, उसको अगर आपको ओरिजिनल साउंड भी चाहिए और बाद में स्लो मोशन भी करना है
तब भी आपको जो है हाई एफपीएस पे शूट करना होगा। मतलब कि बहुत सिंपल है, जहां आपको ऑडियो की जरूरत नहीं है वहां पर आप स्लो मोशन कैप्चर करें, जहां पर ऑडियो की जरूरत है वहां पे नहीं करें। अब आप बोलोगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है, जैसे मैंने बताया कि संगीत संध्या हो गई या फिर और भी चीज हो गई। आज बहुत सारे आपने देखा होगा कि हल्दी के इवेंट बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं, हल्दी से बहुत अच्छे से खेला जाता है, कलरफुल जो है फ्लावर्स फेंके जाते हैं, कभी पानी, तो उसमें जो क्लाइंट होते हैं वो बहुत एंजॉय करते हैं और वहां से भी उनका ओरिजिनल साउंड लेना पड़ता है। तो स्लो मोशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप हाई एफपीएस पे कैप्चर करो और बाद में उसको स्लो मोशन करो। प्री वेडिंग में चलता है, प्री वेडिंग में आपको ज्यादातर क्या होता है कि एडिटिंग बाद में ही करना है, साउंड बाद में ही एडिशनली ऐड करना होता है, तो वहां पर आप स्लो मोशन कर सकते हो। कुछ कैमरे में एक फायदा और भी होता है, कुछ अच्छे ब्रांड्स जो है वो 5 एक्सिस से हमें जो है वो स्टेबिलाईजेशन देता है। तो फायदा ये होता है कि आप हाथ से मतलब हैंडेड भी शूट कर सकते हो और आपका कैमरा जरा भी जर्क नहीं मारेगा, शेक नहीं करेगा। तो स्लो मोशन के कुछ ये भी फायदे हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए सर रिप्लाई करने के लिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। दोस्तों एक शब्द और, जब भी आप कैमरा परचेस करते हो तो ज्यादातर लोग पूछते सर मैं कौन सा कैमरा लूं। तो फोटोग्राफर जब वीडियोग्राफर जब सिनेमैटिक के अंदर एंटर होता है, या फोटोग्राफर जो सिनेमैटिक के लिए चाहता है, वो क्या बोलता है सर मुझे फोटोग्राफी भी हो जाए, वीडियोग्राफी भी हो जाए या सिनेमैटिक भी हो जाए, ऐसा कैमरा लेना है नंबर 1। या कई बार वो थोड़ा सा बजट कॉन्शियस होता है, क्योंकि ज्यादातर फोटोग्राफर मिडिल क्लास से आते हैं तो वो बजट को ध्यान में रख के कैमरा लेते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका बीट रेट। जब भी आप कोई कैमरा परचेस करते हो तो उस कैमरे की कलर को कैप्चर करने की क्षमता क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों डायनेमिक रेंज अच्छी होनी बहुत जरूरी है, जिसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है जिसे बोला जाता है बीट रेट। बीट रेट क्या करता है, तो बेसिकली ये इन डेप्थ, हायर डेप्थ में वो कलर्स को कैप्चर करता है। अब आपने शब्द सुना होगा हमेशा 8 बीट, 10 बीट, 12 बीट। मैं आपको सरल भाषा में बता दूं कि ये करता क्या है, होता क्या है। अब जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हो 8 बीट, मतलब कि इसमें 3 कलर्स हमारे जो पिक्सल्स होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, RGB। अब तीनों कलर्स 256 मल्टीप्लाई बाई 256 मल्टीप्लाई 256, तीनों को मिला के 16,77,000 समथिंग जो है कलर्स बनते हैं। ध्यान से समझना 8 बीट में, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन होके 8 बीट में 16,77,000 समथिंग समथिंग कलर्स को ये कैप्चर कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, कैप्चर कर सकता है। लेकिन जैसे अब 10 बीट पे आता हो, मतलब बोलने में क्या होगा सिर्फ 2 बीट ज्यादा है, लेकिन उसकी जो कलर कैप्चर करने की पॉसिबिलिटीज है, ध्यान से समझना, वो हो जाती है 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024, मतलब रेड ग्रीन ब्लू तीनों पिक्सल मिला के मल्टीप्लाई करके ये करीबन करीबन 10 करोड़ 73 लाख 74 इतना नंबर हो जाता है। मतलब इतने सारे कलर्स वो पॉसिबली कैप्चर कर सकता है। तो जब भी आप कैमरा परचेस करते हो या जब कैमरा सेटिंग करते हो तो आपको 2 चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर आपके कैमरे में बीट रेट 12 है तो दोस्तों ये जो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा वो अमेजिंग लेवल का होगा। आपने देखा होगा, सुना हो कई बार ऐसा होता है कि सर हम शूट करने जाते हैं तो रिसेप्शन में अगर मल्टीपल लाइट्स है या किसी बैंक्वेट में मल्टीपल कलर की लाइट्स होती है तो कपड़े के कलर बदल जाते हैं। खास करके आपने देखा होगा धूप छांव वाले कलर जो साड़ियाँ होती है उसके कलर बदल जाते हैं। अगर आप 8 बीट पे कैप्चर करोगे तो ये चैलेंजेस आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर आपके कैमरे में फैसिलिटी 10 बीट की तो आप उसे 10 बीट में कैप्चर कीजिए। अगर आपने 12 बीट वाला कैमरा परचेज किया तो 12 बीट पे ही कैप्चर कीजिए, जो आपको 68 बिलियन पॉसिबल कलर्स को कैप्चर करने की क्षमता देता है, जिससे कि जो ओरिजिनल कलर्स है वो आपको बहुत अच्छे से मिले। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है 12 बीट और 8 बीट और 10 बीट। बहुत सारे लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते, उनको पता ही नहीं था कि उनके कैमरे में कितने बीट रेट है और क्या चल रहा है। तो प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कैमरा क्या कैप्चर करेगा वो बीट रेट से फाइनल होगा। इससे आप कलर ग्रेडिंग में भी फायदा उठा सकते हो। आप जो कलर को चाहो उतना कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, उससे शेडो को खेल सकते हो, उसके हाईलाइट से खेल सकते हो, बहुत सारी चीज। तो बीट रेट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग। दोस्तों इसको अंडर एस्टिमेट मत करो। जितना बीट रेट ज्यादा होगा आपका वीडियो फुटेज जो है बहुत बेहतरीन हो जाएगा। इसको इस तरह से देखते हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो ऊपर वाला चार्ट है वो 8 बीट का है, नीचे वाला चार्ट है वो 10 बीट का है। तो कलर ग्रेडियंट जो कैपेसिटी ऑफ कलर कैप्चर करने की है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल्स में बहुत ज्यादा कलर्स को वो कैप्चर
करता हूँ। चलिए, मैं आई थिंक कि आप लोगों को ये चीज समझ। जी सर। सर नॉर्मल सर 12 बीट नॉर्मल शूट 12 बीट किया तो शूट किया चलता है तो क्या? चलता है क्या? हाँ सर, 100% चलेगा। देखो, आपके कैमरे को जो दिया गया है वो डिजाइन इसी तरह से किया गया है कि आप स्टैंडर्ड में शूट कर रहे हो। मान लो आप लॉग फाइल नहीं कर रहे हो, फिर भी अगर स्टैंडर्ड में शूट करो तो भी आपको कलर्स कैप्चरिंग तो देगा। लॉग फाइल क्या करेगा कि आपको दिखाएगा फ्लैट प्रोफाइल, वो इन्फॉर्मेशन 5 टाइम्स ज्यादा कैप्चर करेगा, जिसका बेनिफिट ये होगा कि आप एडिटिंग में उसमें कलर करेक्शन में जाके हाईलाइट, मिड टोन, शेडो और स्पेसिफिक कलर का सेचुरेशन कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो। तो वो उसका बेनिफिट लेवल अलग है। लेकिन आपका स्टैंडर्ड या आपने न्यूट्रल या विविड में भी कैप्चर किया तो आपको 12 बिट का जो कैप्चरिंग का बेनिफिट है वो जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। और भूपेंद्र जी और का एक है, भूपेंद्र जी का एक है, निकॉन में तो निकॉन लॉग में तो शूट लॉक दिया ही शूट नहीं है। दिया ही नहीं है। नहीं सर, है कुछ कैमराज में कुछ सेटिंग ऐसा है कि आपको एक्सटर्नल ये लगाना पड़ता है रिकॉर्डर, फिर आप कैमरे में से आउटपुट निकाल के एचडीएमआई लगा के आप एनलॉग फाइल रिकॉर्ड कर सकते हो, तो यू कैन कैप्चर इट। बट उसके लिए थोड़ा सा आपको मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार का इन्वेस्टमेंट लगता है। आपको एक एक्सटर्नल रिकॉर्डर जो आता है वो लगाना पड़ेगा, जिसके बाद आप कैप्चर कर सकते हो। उस एक्सटर्नल रिकॉर्डर के कुछ फायदे भी है, जैसे समझ लो कोई लिलीवुड नाम का एक कंपनी है और भी एक एटम नाम का कंपनी है, तो कुछ सारे फायदे भी है कि अगर मान लो मैं संगीत संध्या शूट करो फॉर एग्जांपल क्या, तो मुझे चाहिए कि नॉन स्टॉप रिकॉर्ड करे कैमरा, तो कैमरे की कैपेसिटी नहीं है, वो तो 29 मिनट में बंद हो जाएगा। लेकिन मेरा अगर एक्सटर्नल मॉनिटर है वो 3 घंटा 4 घंटा जब तक उसमें बैटरी चलता रहेगा, रिकॉर्ड करता रहेगा। तो ये एक फायदा है। लॉग फाइल आप अलग से कैप्चर कर सकते हो, स्टैंडर्ड फाइल प्रोफाइल अलग से कैप्चर कर, अलग 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 ब्रांड्स में अलग 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 बेनिफिट्स है। प्रीव्यू मिलता है आपको, अगर अलग अलग एंगल पर प्रीव्यू चाहिए तो आप उसको लगा सकते हो, ये सारे बेनिफिट्स भी है। यस सर। ओके, तो आगे बढ़े दोस्तों। यस सर। यस। ओके, तो मेरी स्क्रीन शेयर करना सर। ओके, तो जो बीट रेट का जो खेल है वो इस तरह से कि आप कितने कलर्स कैप्चर करोगे, तो वो सीधा सीधा डिसीजन बीट रेट के ऊपर है। आप जो भी चाहते हो बीट रेट के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर एक लिखा है 24 बीट, नीचे लिखा है 16 बीट, 8 बीट। उससे नीचे एक चीज और है, छोटा सा सर्कल है। तो मैं जो सर्कल जो है उसके अंदर पिंक कलर में लिखा है विजिबल फॉर ह्यूमन, मतलब जो कलर्स आप देख पा रहे हो। आई होप कि मैं इसको छोटा, हाँ अब मेरा कर्सर दिखेगा। आप देख पा रहे हो कि यहाँ जो कलर्स है, जैसे ये वाला रेड हो गया, ये पिंक हो गया, येलो, ब्लू, ये जो कलर्स है आप देख पा रहे हो, ये कलर्स ह्यूमन देख पा रहा है, मतलब कि इंसान देख पा रहा है। कैमरे को अभी ये कलर दिख ही नहीं रहे। सोच लो, जैसे कि यहाँ पर पेंटोन कलर से, सीएमवाई के कलर से, आरजीबी कलर से। अब जैसे कि मैं आपको बात करूं सीएमवाई के की, तो अब ये जो छोटा सा सर्कल देख पा रहे हो ना, तो जो सीएमवाई की आपकी प्रोफाइल वो इतने कलर्स ही देख पा रहा है, मतलब कि यहाँ के जो कलर्स ग्रे आपको जो गैमेट है वो कैप्चर कर पा रहा है। ये वाले कलर्स उसको पता ही नहीं है, वो कैमरे की कैपेसिटी नहीं है कैप्चर करने की। तो बीट रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना बीट रेट आपका ज़्यादा होगा उतना आपको कलर का बेनिफिट अच्छे से मिलेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत, जैसे फोटोग्राफी में होता है जिसको बोला जाता है कलर गैमेट, जिसमें होता है एडोब आरजीबी, एसआरजीबी। अगर आप एसआरजीबी पे कैप्चर कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडोब आरजीबी पे अगर आप कैप्चर करते हो तो आपको 5 टाइम्स ज़्यादा कलर कैप्चर करने की इन्फॉर्मेशन कैप्चर होता है, जिसके कारण आप एडिटिंग में 5 टाइम्स बेटर क्वालिटी दे सकते हो। सीधी सी बात है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो एक और सब्जेक्ट आता है एस्पेक्ट रेशियो। अब बहुत सारे लोगों को एस्पेक्ट रेशियो पता ही नहीं होता क्या रखना है। अब एस्पेक्ट रेशियो एक्चुअल में क्या होता है, तो कॉमनली देखने जाओ तो दो एस्पेक्ट रेशियो बहुत फेमस है, जैसे कि 16:9 और 4:3। 4:3 कौन सा है, तो आपको पता होगा जो पुराना हमारा टीवी आता था घर के अंदर स्क्वायर जैसा, वो 4:3 हो गया। और आजकल जो हमारा जो टीवी आता है वो 16:9, जिसको हम लोग एचडी क्वालिटी बोलते हैं, वो है। अब इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे एस्पेक्ट रेशियो जो है चलते हैं। जैसे कि अगर मैं फोटोग्राफी करूंगा मेरे डीएसएलआर कैमरे से, मिररलेस कैमरे से, तो मेरा जो फोटो का जो साइज होगा वो होगा 4:3। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से होता है। अगर मैं वीडियो बनाता हूं एचडी तो वो हो जाता है 16:9। आजकल एक वर्टिकल हमारे मोबाइल में हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं तो 9:16 हो जाता है। तो अलग 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 एस्पेक्ट रेशियो है। कई सारे सिनेमाटोग्राफर, वीडियोग्राफर एस्पेक्ट रेशियो सही रखने में गड़बड़ करते थे, और कई सारे फोटोग्राफर है जो वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो रख के फोटोग्राफी करते रहते हैं।
तो बी केयरफुल। बहुत सारे एस्पेक्ट रेशियो जिसमें से आपको क्या करना है, जब भी आप फोटोग्राफी करते हो, ठीक है, 4:3 रखिए। सिनेमेटिक करते हो, वीडियो बनाते हो तो 16:9 रखिए। लेकिन अगर आप चाहते हो फिल्म जो एक्चुअल में जिसको सिनेमास्कोप बोलते हैं, तो वो होता है 2.35, जो सबसे नीचे दिखाया जा रहा है GM1। तो इसका जो एस्पेक्ट रेशियो बहुत लंबा सा होता है। कई सारे लोग उसको एडिटिंग में ऊपर और नीचे एक ब्लैक कलर की एक स्ट्रिप रख के भी करते हैं। पर एस्पेक्ट रेशियो को समझना जरूरी है। अब ये क्यों जरूरी है, तो आजकल देखो क्लाइंट क्या बोलता है, मुझे रील्स भी चाहिए। तो आप देखो जैसे कि यहाँ पर स्मार्टफोन है वर्टिकल 9:16। अगर आपके पास कोई असाइनमेंट आया है, जैसे मेरे पास लास्ट वीक में एक असाइनमेंट आया, मुझे ज्वेलरी के लिए शूट करना था। उनको सिर्फ रील्स बनानी थी, मॉडल जो है ज्वेलरी पहनेगी और उसके जो है पोजिंग वगैरह देगी। मुझे हर ज्वेलरी के ऊपर, हर लुक के ऊपर मुझे कम से कम 5-5 शॉट थे। एक मिड लॉन्ग था, एक जो जो इयर रिंग्स का क्लोजअप था, एक जो नथनी का क्लोजअप था, नेकलेस का क्लोजअप था, बट सारे वर्टिकल। तो मुझे क्या करना पड़ा, मेरे जो गिम्बल है उस पर मुझे वर्टिकल लग सके उस तरह से कैमरे को सेट करना है और 9:16 में कैप्चर करना है। और ये आपको एडिटिंग में भी एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको 4K का बेनिफिट मिलेगा। अच्छा मान लो कि किसी मेरे मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या किसी के साथ ऐसा होता है कि आपने प्री वेडिंग तो कर लिया, प्री वेडिंग करने के बाद कस्टमर ने बोला कि भैया इसका मुझे रील बना के दे दो"? ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? ये होता है सर, ये कॉमनली होता है। और आजकल जब से रील का डिमांड बढ़ा है, क्लाइंट ये कॉमनली पूछता है कि नहीं भैया आपने, अच्छा पहले नहीं बताएंगे, लास्ट में बोलेंगे अरे यार उसमें से रील बना दो ना। अब आपने अच्छे प्रॉपर तरीके से लोकेशन को, कपल को पूरा फ्रेमिंग करके हॉरिजॉन्टल शूट किया इस तरह से, अब वो चाहिए उसको वर्टिकल, तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा। तो आजकल एडोब प्रीमियर में एक नया फीचर आया है, जिसमें आप अगर आपने 4K कैप्चर किया है तो वर्टिकल में वो आपको रील के एस्पेक्ट रेशियो में, मतलब कि 9:16 में वो कन्वर्ट करके दे देगा। हम लोग ट्राई करेंगे कि बहुत जल्द आपको एक छोटा सा इस तरीके से भी एक सेशन दे के रील्स कैसे बनाना है, यस। रील्स में ऑडियो सिलेक्शन कैसे करना है, शॉर्ट कितने होने चाहिए उसके अंदर, कौन से प्रकार के ट्रांजेक्शन होने चाहिए, रील कब पॉपुलर होती है, कब उसमें किस तरीके से आपको ऑडियो डालना है जिससे कि आपको कॉपीराइट्स ना आ जाए। बहुत सारी चीजें, कई सारे लोग बोलते हैं रील तो रील, इसमें क्या है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अगर आपको कमर्शियल रील बनानी है, मतलब कि क्लाइंट के लिए बनानी है, वेडिंग्स के लिए बनानी है, प्री वेडिंग के लिए बनानी है, तो बहुत सारी चीजें समझना जरूरी है। इवन इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को भी समझना जरूरी है किस तरह से ये काम करता है। तो कितने लोग ऐसे इंटरेस्टेड है इस तरह से रील्स के वर्कशॉप में? तो हम लोग सुमित सर को रिक्वेस्ट करेंगे कि एक छोटा सा हमारा आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा रील्स कैसे बनाना है विथ मोबाइल या विथ कैमरा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जितने लोग इंटरेस्टेड है तो यस लिखिए या वाई लिखिए कमेंट में, ताकि हमें पता चले। एग्जैक्टली। चलिए, तो कहने का मतलब ये कि बहुत सारे, ये सर आप कुछ कहना चाहते हैं? यस, रजनीकांत जी ने बोला है कि वो डिफिकल्टी, रजनीकांत जी ने बोला है कि वो डिफिकल्टी आ रही है, रजनीकांत सर को आ रही है। चलिए, ओके, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि यस दिस इज द रियलिटी। सर आपको मैं बता दूं कि मेरे साथ लास्ट नवंबर में ऐसा हो चुका है कि कस्टमर ने मुझे ये बोला, सरल भाषा में तो मेरे साथ ये हुआ कि उनके पेरेंट्स जो थे वो मेरे दोस्त थे, उनकी वेडिंग का शूट मैंने किया था। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि दीपक भाई आइए मेरे घर पे, मेरे बेटी का शादी है, तो आपको फोटो वीडियो वगैरह करना है। तो अच्छे दोस्त हैं, सालों से 25 साल हो गए दोस्ती को। तो मैं उनके घर चला गया, बुकिंग हो गया, सब हो गया, मतलब वो कन्फर्म ही था। अब उनकी बेटी आई और जो उनके दामाद थे कोइंसिडेंसली वो भी आ गए। अरे बोले दीपक अंकल बाकी सब तो ठीक है, आप क्या करोगे? तो बात हुई, सिनेमैटिक करेंगे, कैंडिड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो बोले ये सब तो ठीक है, आप पापा को दे देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 5 रील बना के दे दो। सोचो उनकी डिमांड, समझो मतलब नई जनरेशन क्या डिमांड कर रही है। मुझे एक हल्दी वाले दिन, गणपति पूजा, हल्दी और जो भी होता है उसका एक रील बना के दे दो, एक संगीत संध्या का रील बना के दे दो, एक हमारा ब्राइडल कपल और फैमिली का रील बना के दे दो, एक रिसेप्शन का रील बना के दे दो। मतलब मुझे 4-5 रील बना के दे दो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो आने वाला समय ये है कि क्लाइंट का जो चॉइस है वो बदल गया है। तो आपको तैयार रहना है कि इन सब चीजों के लिए, कि ये सब चीजों को आपको शूट करना है। तो अगर आप सोचोगे कि नहीं, पहले जैसे हम लोग भी सोचते थे, पहले हम लोग जब वीडियोग्राफी करते थे तो 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे का फुटेज होता था। जब नया नया सिनेमेटिक फिल्म्स आया, शॉर्ट फिल्म्स आया, हम सोचे अब 40-50 मिनट के फिल्म में क्या दे देंगे, क्लाइंट क्या समझेगा। अब उसमें से रील्स पे आ गए, 10 सेकंड के रील के ऊपर आ गए, 40 सेकंड के रील के ऊपर आ गए। तो दुनिया कहाँ जाएगी पता नहीं, आपको मेंटली तैयार रहना है कि क्या क्या हो सकता है। ये मेरा अनुभव है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर हाँ ऐसी डिमांड है।
आपके पास भी अगर किसी ने रील्स की डिमांड की है तो कमेंट में रील्स जरूर लिखे, तो पता चलेगा कि उनको वेडिंग में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रील्स दे दो सर। बट ऑफ एग्जैक्टली। कोर्स वो लंबी हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जिनको ज्यादा वो नहीं है, ठीक है मोमेंट मिल के थोड़े 10-15 बढ़िया बेस्ट मोमेंट मिल के खत्म। तो ये भी एक जमाना है। एनीवे तो ये सब तो डिमांड है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और आगे बात करते हैं। तो दोस्तों रील्स के लिए आपको 19:16 का एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर ये आपको पहले से क्लियर है तो आपका काम आसान हो जाता है। उसके बाद आती है लॉग फाइल। दोस्तों लॉग फाइल के बारे में बहुत सारी भ्रमणाएं हैं, बहुत सारी डाउट्स है, बहुत सारी चीजें दिमाग में नहीं भी उतरती है। एग्जैक्टली लॉग प्रोफाइल होता क्या है और इसके साथ फायदा क्या होता है। तो कई लोग इसको लोगारिदमिक बोलते हैं, कई लोग उसको गामा काउस बोलते हैं, कई लोग उसको लॉग फाइल बोलते हैं, कई लोग सिर्फ उसको एस लॉग बोलते हैं। देखो एस लॉग सोनी कैमरे की फाइल है, वो भी आगे बताऊंगा शायद कि क्या होता है। हाँ, तो फंडामेंटली लॉग फाइल करता क्या है। तो वो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मान लो कि प्री वेडिंग शूट करने के लिए गए डे लाइट में, प्री वेडिंग वीडियो शूट कर रहे हो और वो भी डे लाइट है, और जहां पे आपका कपल चल रहा है उसके पीछे बहुत सारी धूप है। ध्यान से समझना, कपल के पीछे धूप है, कपल के पीछे से सूरज आ रहा है, मतलब कि अगेंस्ट लाइट है और शेडो काफी सारा है। अगर आप लॉग प्रोफाइल कैप्चर करते हो तो आपके पास बहुत ज्यादा फुटेज में इंफॉर्मेशन होता है, जिसके कारण आप शेडो को कंट्रोल कर सकते हो, हाईलाइट को कंट्रोल कर सकते हो, मिड टोन को कंट्रोल कर सकते हो और कलर्स के साथ खेल सकते हो। अब जो चाहो उस कलर्स का सेचुरेशन लेवल कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो। तो लॉग प्रोफाइल आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। बहुत सिंपल बात है। कई लोग बोलते हैं इसमें वाइट बैलेंस होता है, वाइट बैलेंस नहीं होता है। आपको इसका फायदा सिर्फ कर्व्स में, मतलब कि हाईलाइट, मिड टोन, कलर और आपको शेडो में मिलेगा। बहुत सारी कंपनियां हैं, ब्रांडेड है मार्केट में। जैसे कि एरी जो कंपनी है वो लॉग सी फाइल बनाती है, जिसको सिनेमा लॉग बोला जाता है, सिनेमा लॉग 4C4 भी बोला जाता है, C3 बोला जाता है। इस जो कैनन जो है वो भी सी लॉग फाइल बनाती है। DJI जो हमारे गिम्बल बनाती है वो कंपनी का जो लॉग फाइल है उसको डी लॉग बोलते हैं। फ्यूजी फिल्म जो है उसका एफ लॉग है। निकॉन जो है उसका एन लॉग है। रेड का जो है उसको रेड लॉग बोला जाता है। अलग ब्रांड्स अपने अलग अलग लॉग प्रोफाइल बनाती है। और सबके आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे प्रीसेट्स भी मिलते हैं, बट वो प्रीसेट जिसको हम लोग लट्स बोलते हैं वो कभी कभी काम में आते हैं, कभी कभी नहीं आते। तो अच्छा होता क्या है, जब आप लॉग प्रोफाइल कैप्चर करते हो तो वो आपको फ्लैट आउट दिखता है, मतलब कि सेचुरेशन बेगर का जो है विजुअल मिलता है। तो कई बार आपको जो है कैप्चरिंग करने में दिक्कत आती है, मजा नहीं आता है, वेडिंग में खास करके। तो मैं आपको दो चीजें बोलना चाहूंगा। जब आपको लाइटिंग की चैलेंजेस ज्यादा है, ध्यान से समझना, अगर आप शूट करते हो और वहां पर लाइट आपके कंट्रोल में ही नहीं है, कभी बाहर आगे लाइट है, कभी पीछे लाइट है, कभी ज्यादा है, कभी कम है, बहुत ज्यादा अगर वेरिएशन है, तो लॉग फाइल कैप्चर करें, जिसके कारण आप पोस्ट प्रोसेस में मेहनत बढ़ेगी। दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि एडिटिंग के अंदर इसकी बहुत है, आपको जो है एक्सपर्टीज चाहिए, तब जाके इसको आप सबको एक्यूरेट करके अच्छे से कर पाओगे। तो ये सारी चीज एडिटिंग में होगी। शूट तो कर लिया, कैमरे ने अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दे दिया, आपको एडिटिंग में करके उसको एक्सपोर्ट करना होता है, तो फुटेज काफी सारा हैवी हो जाता है, मतलब फाइल साइज भी काफी बड़ी हो जाती है। और साथ में एक चीज और होती है, ISO ज्यादातर जो है 800 से नीचे नहीं आता है। कुछ कुछ कैमरा में आजकल और भी नीचे तक जाने लग गया है, जिसके कारण क्या फायदा, गड़बड़ क्या हो जाती है, जब आप डे लाइट में 800 ISO यूज करते हो तो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड का इश्यू आता है। ध्यान से दोस्तों, लॉग फाइल रखने के बाद क्या क्या चीजें होने वाली है। तो आपको वहां पर डेप्थ ऑफ फील्ड, मतलब कि सैलो डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं मिलती। अब जैसे दिन में अगर मैं मान लो 2 बजे का शूट कर रहा हूँ, ओपन एटमोसफियर है, खुले कहीं मान लो समंदर किनारे पे हूँ या जंगल में हूँ या पहाड़ पे हूँ, मैं शूट करूंगा दोपहर के 2 बजे, तो मेरा डेप्थ ऑफ फील्ड मुझे अगर चाहिए 1.8 या 2.8, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। उस समय मेरे पास और एक ऑप्शन होता है जिसको बोला जाता है एनडी फिल्टर, न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर, जिसके कारण मैं लाइट को कंट्रोल कर पाता हूँ और उसको फिर मैं अपने चॉइस या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है डेप्थ ऑफ फील्ड को कैप्चर कर पाता हूँ। दूसरा ऑप्शन होता है कि इसमें लॉट्स ऑफ लाइट्स भी चाहिए और अच्छे फास्ट लेंसेज भी चाहिए, क्योंकि कई सारी जगह पे ऐसा होता है कि लाइट कभी कभी जब कम पड़ जाती है, कभी कभी बहुत ज्यादा पड़ जाती है। तो लॉक प्रोफाइल कैप्चर करने के लिए आपको थोड़ा सा सच में एक्सपर्टीज चाहिए, तब जाकर आप अच्छे से काम कर पाते हो, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। तो प्लीज दोस्तों ध्यान रखिए। उसके बाद उसका नॉइस कैंसलेशन का भी एक प्रोसेस है एडिटिंग में, वो भी हमें बहुत बारीकी से और अच्छे से करना पड़ता है। अब जो हमने लॉक प्रोफाइल कैप्चर कर लिया, उसके लिए लट्स आते हैं, जो जिसको हम लोग सरल भाषा में बोल सकते हैं प्रीसेट्स।
कि जैसे ही आप चाहते हो, मान लो कि मुझे अगर आपने मैट्रिक्स फिल्म देखा होगा तो उसमें ग्रीनिश टोन था, या फिर अपने अभी जो एक फिल्म आया था KGF, उसमें पूरा रेड टोन पे पूरा फिल्म बनाया गया था। तो उसका एक स्पेसिफिक प्रकार का कलर ग्रेडिंग सेट करके एक लट्स बनाया जाता है, मतलब एक प्रीसेट बनाया जाता है, एक फाइल बनाई जाती है, जिसको आप सीधा सीधा अप्लाई करके अपने पूरे फुटेज को उस हिसाब से मूड्स क्रिएट कर सकते हो। फंडामेंटली इसको मूड्स बोला जाता है। तो वार्म फिल्टर होता है वो थोड़ा सा एंग्रीनेस दिखाता है, ब्लू फिल्टर होता है ब्लू कलर के या ग्रीनिश टोन पे अगर आप काम करते हो तो उसको कूल कलर्स में माना जाता है। तो आपको बहुत सारी फील जो है वो अच्छे से मिलती है। तो कई सारे लोग जो है लट्स ऑनलाइन भी बेचते हैं, कई सारे यूट्यूब पे भी आपको फ्री में मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन है। पर मैंने ज़्यादातर देखा है कि जब आप शूट करते हो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अपने लट्स को ही नए तरीके से क्रिएट करना पड़ता है, वो ज़्यादा अच्छा भी होता है, जिससे आपको अच्छा बेनिफिट भी मिलता है। इस तरह से कुछ आपको आपको जो फोटोज देख रहे हो उसमें कुछ अलग 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 फिल्टर कलर से वैसा आपको एक फील मिल जाता है, जिससे कि आप कंट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट को कम कर सकते हो, हाईलाइट को ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हो, पिक्चर प्रोफाइल आपको बहुत शानदार और इमेजेस बहुत अच्छे से मिलती है। इससे आगे बढ़े तो दोस्तों हम लोग जो कैप्चर कर रहे हैं उसका जो रिजोल्यूशन है वो क्या होगा। जो हमारा स्टैंडर्ड डेफिनेशन था जिसको हम लोग 640 × 480 बोलते थे, उसके बाद आया हाई डेफिनेशन जिसको 720 × 1280 के आसपास था, जिसको हम लोग HD क्वालिटी बोलते हैं, हाई डेफिनेशन फुल HD। वो होता है 1080 × 1920, ये जो है पिक्सल का रेशियो है। उससे आगे बढ़े तो क्वाड HD आया और उसके बाद आया 4K। तो ये सारे रिजोल्यूशन है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आज के ज़माने में जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करो 4K में ही करो। जब रिक्वायरमेंट हो क्लाइंट को देने की तो ठीक अलग बात है कि आप उसको HD में दे दो, पर रिकॉर्डिंग तो 4K ही करो। जिससे कि आपको क्या फ़ायदा हो जाएगा, जैसे उसमें से अगर रील निकालना है तो निकाल सकते हो, कोई सर्टन शॉर्ट्स उसमें से अगर आपको ग्रैब करना है तो कर सकते हो। HD क्वालिटी के लिए आप इसमें से बहुत सारा निकाल सकते हो, बट एटलीस्ट आपका 4K होना चाहिए। दोस्तों इस जगह पे मैं और एक बात करना चाहता हूँ। वीडियो जो होता है, जैसे आप इसको सिनेमेटोग्राफी बोलो, वीडियोग्राफी बोलो, डॉक्यूमेंट्री बोलो, शॉर्ट फिल्म बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि वीडियो हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। इसका मतलब ये होता है कहने का मतलब ये है कि कस्टमर जो आज जो शूट करवा रहा है वीडियो, मान लो आज उसके घर में HD टीवी है, HD क्वालिटी का, फुल HD क्वालिटी का टीवी है, लेकिन ये वीडियो शायद तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद देखेगा, तो उसके घर में 4K टीवी होगा या 8K टीवी होगा। अगर आपका कैमरा कैपेबल है तो क्लाइंट को कन्विंस करे कि वो 4K या 8K में कैप्चर करे, जिसके कारण उसको बाद में जब वो 5, 10, 15, 20 साल बाद भी देखेगा तो उसको बहुत अच्छी क्वालिटी मिले। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपके क्लाइंट को कन्विंस करे कि एडवांस लेवल के क्वालिटी के रेजोल्यूशन में वो कैप्चर करे। बहुत सारे फोटोग्राफर क्या करते हैं, अरे जरूरत ही नहीं है, कस्टमर के पास 4K है ही नहीं तो क्यों कैप्चर कर। बट वीडियो टेम्पररी नहीं है, वो लॉन्ग लाइफ है। हो सके तो जितना हो सकता है उतना प्लीज। और एक रिक्वेस्ट है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि वेबिनार यूट्यूब पर रहेगा। जी सर, आपको वो यहाँ पर ही रहेगा, जिसके कारण आप बाद में भी इसको देख सकते हो, और कोई चीज़ अगर इन्फॉर्मेशन मिस हो गई या लेट हो गया तो बाद में भी आप इसको देख सकते हो। दोस्तों हमारा जो ये प्रयास है वेबिनार करने का यूट्यूब के ऊपर, उसका मूल पर्पज यही है कि बाद में आप इसको देख पाओ, इन चीज़ों को समझ पाओ अपने तरीके से अपने समय पे। नहीं तो हम लोग इसको जूम मीटिंग पे करते और खत्म कर देते, बट हम लोग चाहते हैं कि आप लोग इसको बाद में अपने समय पे भी देख पाओ। तो यही हमारा प्रयास रहेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तब तक उसके बाद रिजोल्यूशन मतलब फुल HD एंड 4K की बात हो रही थी, तो 4K आप जो है कैप्चर कीजिए और उसका जो है क्लाइंट को भी बेनिफिट मिलेगा, आपको भी मिलेगा। दोस्तों अब बात आती है कि 4K तो मैंने सेट कर दिया, लॉग फाइल कर दिया, या फिर मैंने स्टैंडर्ड पे रख दिया। अच्छा, उसमें एक बात छूट गई जिसके बारे में बताना चाहता हूँ। कई सारे लोग ऐसे जो है ना, जो बेसिक प्रोफाइल्स आती है, जैसे HD प्रोफाइल हो गई, सॉरी स्टैंडर्ड पिक्चर प्रोफाइल हो गई, या फिर विविड हो गया, न्यूट्रल हो गया, उस पर कैप्चर करते हो। उसमें एक प्रोफाइल आती है न्यूट्रल या फ्लैट पिक्चर प्रोफाइल। तो कई लोग क्या बोलते पता है, ये फ्लैट में कैप्चर कर लो आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप फ्लैट पिक्चर प्रोफाइल में कैप्चर करोगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों ध्यान रखना, उसमें जाके आपने सेचुरेशन कम कर दिया, या उसमें जाके आपने जो है कॉन्ट्रास्ट कम कर दिया, और उसको फिर आप बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में जाके उसको एडिट करना चाहोगे, तो वो जो आउटपुट है वो उस क्वालिटी लेवल का नहीं मिलेगा, नॉइसी हो जाएगा, क्वालिटी आपकी खराब हो जाएगी।
तो ऐसा मत कीजिए। लॉक प्रोफाइल पे अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो ही कैप्चर कीजिए, उसके बाद आपको जो है इसमें से अच्छे खासे कलर्स, डिटेल्स, शार्पनेस और ये सारी चीजें मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो एक भ्रमना है कि मैंने अगर इस नॉर्म उसमें कैप्चर कर लिया तो मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। चलिए दोस्तों, अब एक बात आती है कि फिल्म, अगर हम लोग एक फिल्म बनाते हैं, किसी भी फिल्म को, किसी भी कैमरे को अगर ऑपरेट करते हैं, तो फंडामेंटली हमें करना होता है फिल्म कैप्चर करना करना होता है। तो फिल्म की एक भाषा है, फिल्म की एक भाषा है, उसको आपको समझना होगा। और जो फिल्म लैंग्वेज है उसके लिए आपको कुछ बेसिक चीजें जिसको समझनी पड़ेगी। जैसे कि किसी चीज को भी कम्युनिकेट करना है तो भाषा की जरूरत पड़ती है, अल्फाबेट्स मतलब के शब्दों की जरूरत पड़ती है, ग्रामर की जरूरत पड़ती है। वैसे फिल्म की जो एलिमेंट्स है वो है कैमरा एंगल, फोकस, कैमरा मूवमेंट, लाइटिंग, साउंड, म्यूजिक, एडिटिंग, ये सारी चीजें मिल के एक फिल्म बनती है, और इसके कारण आप उस फिल्म को कनेक्ट कर पाते हो। जैसे कि आप कोई फिल्म, किसी भी फिल्म को देखने जाओ, तो फिल्म जब आप देखते हो तो आपको किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? अब 2 घंटा 3 घंटे का फिल्म होता है, वो फिल्म आपको कम्युनिकेट करता है और आप उस फिल्म के अंदर घुस जाते हो। तो वो कैसे पॉसिबल है कि आप 3 घंटे कुछ नहीं बोल रहे हो और वहां पे होने वाली रोमांटिक बातों को रोमांटिकली देखते हो, वहां पे होने वाले टेंशन या झगड़े को उस तरह से देखते हो, फाइट को उस तरह से देखते हो, कॉमेडी को उस तरह से देखते हो, उसको एंजॉय करते हो, मतलब पार्ट ऑफ द फिल्म बन जाते हो। तो उसका मूल कारण है कि पूरी एक लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज के अंदर आप पार्टिसिपेट करते हो और आपका काम बन जाता है। अब इस लैंग्वेज को एज ए सिनेमाटोग्राफर, एज ए व्यूअर जरूरी नहीं है, लेकिन एज ए कैमरामैन, एज ए फोटोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर, एज ए वीडियोग्राफर आपको ये लैंग्वेज पता होनी चाहिए कि इस लैंग्वेज को कैसे यूटिलाइज किया जाता है। तो उसके बारे में कुछ बात है जिसको हम लोग समझेंगे। अब मुझे अगर कैमरा ऑपरेट करना है तो मेरे लिए 4-5 चीजें जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1, शॉट क्या होता है। जब मैं रिकॉर्डिंग करने जाऊंगा वेडिंग में, प्री वेडिंग में, कहीं पे भी, तो व्हाट इज शॉट, सीन क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, इमेज साइज क्या होती है, कैमरा एंगल और कैमरा मूवमेंट। ये 6 चीजों के ऊपर डिपेंड है कि आप वर्ल्ड की कोई भी कमर्शियल फिल्म बना सकते हो, एड फिल्म बना सकते हो, आप वेडिंग फिल्म बना सकते हो, डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। अगर आपको फंडामेंटल आपका क्लियर है तो बहुत आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं इन ए शॉर्ट, व्हाट इज शॉर्ट। तो सरल भाषा में अगर मैं रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ और बंद करता हूँ कहीं पे भी, जैसे मेरे पास ये कैमरा है और मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दिया और मैंने एक शॉट रिकॉर्ड किया और बंद कर दिया, तो रिकॉर्डिंग चालू करने से बंद करने के बीच में जो फुटेज हुआ वो होता है सिंगल शॉट। अब बात इजीली समझ में आ रही है, लेकिन इसको अलग तरीके से देखते हैं। सिंगल शॉट एक फ्रेम का भी हो सकता है, मतलब रिकॉर्ड किया बंद कर दिया, एक फ्रेम का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, मतलब कि मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया और कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो वो 1 घंटे का भी हो सकता है। जब तक बैटरी है तो 5 घंटे का भी हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, इन ए सिंगल शॉट, एक सिंगल शॉट कैप्चर करते वक्त आप, मैंने यहां से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया और मैं चलते 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 अपने ऑफिस से बाहर चला गया, बिल्डिंग से बाहर चला गया, रोड पे चला गया, कहीं और भी चला गया, रिकॉर्डिंग बंद मैंने नहीं किया, तो उसको भी सिंगल शॉट बोला जाता है। मतलब कि सिंगल शॉट में लोकेशन चेंज हो सकता है। लोकेशन के अलावा कई बार, मान लो मैं किसी को फॉलो कर रहा हूँ तो वो बंदा निकल गया और कोई और बंदा आ गया, ये भी हो सकता है। मतलब ये होता है कि सिंगल शॉट का मतलब है एक बार रिकॉर्डिंग चालू करने से बंद करने के बीच का जो ड्यूरेशन है उसको सिंगल शॉट बोला जाता है। लेकिन चेंज यहां पे आता है। इन ए फिल्म, scene generally thought of as an action in a single location and a continuous time। मतलब कि एक पूरा माहौल, एक पूरी एक्टिविटी, एक पूरा जो है सीन जो है हम लोग जब कैप्चर करते हैं विथ मल्टीपल ऑफ शॉट्स, उसे सीन बोला जाता है। इसमें भी अगेन कई बार ऐसा होता है कि चलते 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 सीन बदल गया तो लोकेशन बदल सकता है, कैरेक्टर्स बदल सकते हैं, डायलॉग बदल सकते हैं, बट सीन एक ही होता है। शॉर्ट सिंगल रिकॉर्डिंग, उसको शॉर्ट, मल्टीपल शॉट्स को मिला के यहाँ पर बनता है सीन। तो इन 2 चीजों को समझना है। अब इससे हमें वेडिंग में क्या फायदा होगा, प्री वेडिंग में क्या फायदा होगा। तो दोस्तों मान लो आप हल्दी का शूट कर रहे हो, तो हल्दी का पूरा एक सीन बनता है आपका। पहले मान लो हल्दी की तैयारी हो गई, उसके कुछ शॉट्स बना दिए, दूल्हा आ गया, आ गई, फिर उसके मम्मी पापा आ गए, उसने हल्दी कर दी, ये कर दिया, फिर कलर से खेल रहे, कोई गिफ्ट दे रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, बीच में ढोल बजा, नाचना बजाना भी हो गया। तो ये पूरा एक सीन है, सिंगल सीन, लेकिन रिकॉर्डिंग शॉट्स मल्टीपल है। समझ रहे हो?
अब जब एक सीन खत्म होता है तो वहां पे ब्लैक डिजोल्व जरूरी है ताकि सीन दूसरा शुरू हो वो पता चले। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर। दूसरा सीन जैसे समझ लो हल्दी खत्म हो गई, अब शाम को संगीत संध्या शुरू हो रही है, तो बीच में एक डीप टू ब्लैक नाम का जो ट्रांजेक्शन आता है जो जरूरी है, जिससे पता चला कि दो डिफरेंट इवेंट है, मतलब एक सीन खत्म हुआ दूसरा सीन शुरू हुआ। तो ये इस तरह से काम करता है। इमेज साइज, अब ये शूट कैसे करना है, सीन तो समझ में आ गया कि भाई सीन 1 ये सीन 2 है। शूट कैसे करना है, तो पहला है एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट। 8 प्रकार के शॉट होते हैं, जितने भी कैमरामैन है उसको ये 8 प्रकार के शॉट पता होने चाहिए। एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, लॉन्ग शॉट, मीडियम क्लोजअप, क्लोजअप, बिग क्लोजअप एंड एक्सट्रीम क्लोजअप। अब ये कैसे काम करता है ध्यान से देखते हैं। एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, इसका शॉर्ट फॉर्म है ELS। ध्यान से दोस्तों, आप किसी भी प्री वेडिंग में जाओ, किसी भी वेडिंग में जाओ, जहां पर जाके आपको क्या करना है, उस लोकेशन को दिखाना है एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट में या वाइड एंगल में। अब ये क्या होता है, तो जैसे अब इसमें लिखा हुआ है शो ए ब्रॉड व्यू ऑफ ए सराउंडिंग द कैरेक्टर जियोग्राफिक लोकेशन, मतलब जियोग्राफिक लोकेशन दिखना चाहिए, डिस्टेंस दिखना चाहिए, कैरेक्टर है तो वो भी पता चलना चाहिए, और ओवरऑल माहौल पता चलना चाहिए। इसको मास्टर शॉट भी बोला जाता है, इसको ओपनिंग शॉट भी बोला जाता है। अब ये क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि आप कोई टीवी का सीरियल देख रहे हो और उस सीरियल में दो फैमिली है, एक फैमिली जो हैदराबाद में रहती है और दूसरी फैमिली मुंबई में रहती है। अब ध्यान से देखो, अब सीरियल है, हमें तो पता नहीं कहाँ पे क्या हो रहा है, घर के अंदर कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे ही हैदराबाद का घर का माहौल दिखेगा तो हैदराबाद का चार मीनार का एक सीन, एक शॉट दिखेगा फ्रेम में, फिर कट टू उनके घर के अंदर। आपने नोटिस किया क्या? फैमिली नंबर 2 वो लोग मुंबई में रहते, मुंबई में कुछ कर रहे हैं, तो गेटवे ऑफ इंडिया का एक सीन दिखाया जाएगा, कट टू गेटवे ऑफ इंडिया, लेकिन वो वाइड एंगल शॉट होगा। ध्यान से देखा होगा आपने, वाइड एंगल एरियल शॉट होगा, वो एस्टैब्लिशिंग शॉट बोला जाता है उसको, कि ये लोकेशन कौन सा है वो दिखाने के लिए। अब बात आती है सर ये तो सीरियल की बात हो गई, हमें तो प्री वेडिंग करना है, वेडिंग करना है, मुझे क्या जरूरत है? सर मैं जब गोवा प्री वेडिंग करने जाता हूँ तो गोवा के वाइड एंगल शॉट्स मेरे शॉट्स में होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बी रोल या बफर शॉट्स। मैं उदयपुर अगर प्री वेडिंग शूट करने जाता हूँ तो उदयपुर के पैलेसेस, उनके जो वॉल पेंटिंग्स है या उनके जो कल्चरल छोटी छोटी चीजें, वो सारी चीजें मैं कैप्चर करता हूँ। मैं जिस लोकेशन पे जाऊंगा वहां का एक या दो एटलीस्ट लॉन्ग शॉट या एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट मैं कैप्चर करूंगा ही करूंगा। ये सब के बाद भी अगर मान लो मैं छोटे से किसी टाउन में रहता हूँ, छोटे से किसी गांव में रहता हूँ, आप लोग भी जब उस गांव का शूट कर, जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा, जिस गांव में वेडिंग में जाते थे उस गांव का एक एरियल शॉट वीडियो में बनाते थे। तो एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट मतलब कि इवेंट या ये वेडिंग या प्री वेडिंग कहाँ पर हो रहा है वो दिखाना जरूरी है। तो एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट बहुत बहुत जरूरी है। कभी कभी इसमें लोग दिखे ना दिखे दिक्कत नहीं, पर माहौल क्या है, लोकेशन क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दिखना चाहिए। उसके बाद आता है लॉन्ग शॉट। लॉन्ग शॉट क्या होता है? ए शॉट दैट शो ए होल एरिया, मतलब पूरा लोकेशन दिखा रहा है, यूजुअली फुल फिगर इन केस ऑफ द पीपल एंड द एटमॉस्फियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि बंदा पूरा दिखना चाहिए और लोकेशन भी दिखना चाहिए, उसको बोला जाता है LS यानी लॉन्ग शॉट। अब देखो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से, ब्राइड की एंट्री हो रही है, विवाह चल रहा है, शादी चल रहा है और ब्राइड की एंट्री हो रही है। आजकल बहुत पॉपुलर हुआ है, उसके जो ब्राइड का एंट्री होता है या दूल्हा दुल्हन का एंट्री होता है, वहां पर क्रैकर्स फोड़े जाते हैं, कोल्ड फायर जिसको बोलते हैं, या धुआं निकलता है, या फ्लावर का शावर होता है, ये सब जो है एंट्री के वक्त बनाते हैं। सिनेमाटोग्राफर वीडियोग्राफर क्या करते हैं, बहुत नजदीक जाके क्लोज शॉट बनाते हैं और चलते 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 उनके सामने। ये बहुत बड़ी गलती है सर आपकी। अगर आपको उस माहौल को कैप्चर करना है तो लॉन्ग शॉट चाहिए, मतलब आपको 20 mm का लेंस लगाना पड़ेगा, 16-35 का लेंस लगाना पड़ेगा। आप उसको 85 mm या 50 mm से शूट नहीं कर सकते हो। तो बी केयरफुल, जहां एनवायरमेंट दिखाना है। फेरे, फेरे में देखो, जैसे फेरे चल रहे, कपल फेरे घूम रहा है और उनके जो रिलेटिव से वो फ्लावर डाल रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में होता है मंगलाष्टक, तो उसमें चावल से उनको ब्लेसिंग दिया जाता है। तो आपको वाइड एंगल शॉट चाहिए, लॉन्ग शॉट, जिसमें पूरे बंदे भी दिखे, पूरा माहौल भी दिखे, दोनों चीजें दिखे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां क्लोजअप की जरूरत नहीं है। तो ये जरूरी है कि आप क्या कैप्चर कर रहे हो। अगर आपको थोड़ा अच्छा सा लग यहाँ रहा है पर हमारा, मैं जो कंटेंट दिखा रहा हूँ, तो
वो आप थंब का सिंबल दे सकते हो। सर ये स्टेज 1 है कि हाउ टू शूट। जैसे जैसे आप डीप में जाते हो हजारों चीज आती है और आपको बहुत मजा आता है। इफ यू आर क्लियर कि आपको क्यों शूट करना है। आज ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि 35 mm का लेंस लगा दिया, बस पूरा शादी कैप्चर कर रहे हैं। तो ये ऐसे नहीं होता है। आपको हर सिचुएशन, जैसे अगर मैं बारात शूट कर रहा हूँ, बारात में ऐसा होता है कि 4 लोग डांस कर रहे हैं। अभी कभी मुझे वाइड एंगल चाहिए, कभी किसी का पोर्ट्रेट चाहिए, किसी कभी 2 लोग चाहिए, कभी 3 लोग चाहिए, तो वहाँ 35 mm काम नहीं करेगा, वहाँ मुझे 16-35 चाहिए जो वाइड टैली भी कर पाए। मुझे क्लोज भी चाहिए, वाइड भी चाहिए, ग्रुप भी चाहिए। तो आप ऐसे लेंस को परचेज करो जो लेंस आपको मल्टीपल टास्क दे। हाँ, अगर आप पोर्ट्रेट शॉट कर रहे हो सलोन के अंदर हो 35 mm इज गुड। अगर आप क्लोजअप शॉट कर रहे हो और एनवायरमेंटल शूट कर रहे हो 35 mm इज गुड। बट अगर मुझे मांग में सिंदूर बनना है तो 85 mm का क्लोजअप लॉन्ग टेलीफोटो लेंस चाहिए मुझे। वो नहीं चलेगा मेरा 35 mm। मैं पास जाऊंगा तो पर्सपेक्टिव हो जाएगा, ये चीक बोन बड़ा दिखेगा, फोरहेड बड़ा दिखेगा, कान पीछे चला जाएगा, तो मैं उससे पोर्ट्रेट शॉट नहीं कर सकता हूँ। फंडामेंटली एक लेंस, कई लोग क्या होता है एक लेंस ले ले 2 लेंस ले ले हो जाएगा काम, तो काम चल जाता है। बट जो कन्वेंस आप करना चाहते हो लोगों को एज ए विजुअल लैंग्वेज, उसके लिए आपको स्पेसिफिक लेंसेज चाहिए। चलिए, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आवाज तो ठीक आ रहा है। सर किसी ने लिखा है सुमित सर आपला आवाज डबल ये रहा है, मतलब मुझे मराठी आ जाएगा। चलिए अच्छी बात है, आप हमें कुछ सिखा दीजिए। एनीवे मेरे ख्याल से 15-20 लोग और भी है व्यूअर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अगर आपको भी कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो सर, नॉट एन इश्यू। तो मीडियम लॉन्ग शॉट, शॉट दैट शो ए हेड टू नी, ए एवरेज लुक। अगर आप मीडियम लॉन्ग शॉट यूज करते हो, मतलब कि घुटनों से लेकर सर के ऊपर तक का शॉट, तो दोस्तों ये शॉट बहुत इंपॉर्टेंट है डांसिंग मोमेंट के लिए। जब आप डांस मोमेंट कैप्चर करते हो, सोलो डांस खास करके सोलो डांस या कपल डांस, तो आपका शॉट जो है मीडियम लॉन्ग शॉट होना चाहिए, ताकि वो कितने भी मूवमेंट करे वो आपके फ्रेम से बाहर नहीं जाएगा। या फिर जब आप चाहते हो कि जहां पे लोकेशन का इंपॉर्टेंस 50% है और 50% कपल का इंपॉर्टेंस है, तब आप मीडियम लॉन्ग शॉट यूज कर सकते हो। मैं आपको वीडियो का फुटेज भी दिखाऊंगा। लेकिन जब आप चाहते हो कि कपल, समझ लो मैं अगर बात करूं प्री वेडिंग की या वेडिंग की, अगर कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ाना है तो मीडियम शॉट यूज होता है, जो कमर से लेके ऊपर तक। और खास करके ये शॉट मैं ज्यादातर यूज करता हूँ, जैसे सब लोग बोलते हैं कि 35 mm बेस्ट है। तो जब आप 3 या 4 या 5 फीट पे शूट करोगे तो आपको मीडियम शॉट ही मिलेगा। इसको 2 तरीके से देखा जाता है। एक, जैसे हम लोग अगर वेडिंग शूट करने जाते हैं कई बार, तो जो हमारे क्लाइंट है वो सारे बहुत खूबसूरत नहीं होते सारे, मैं किसी के लिए वो नहीं उस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, पर उनके फेस जो है फोटोजेनिक नहीं होते, तब आपको मीडियम शॉट यूज करना है पोर्ट्रेट के वक्त भी। मतलब कि अगर कोई ब्राइड जो है बहुत ज्यादा मोटी है, तो उनका स्किन टोन काफी डार्क है, फोटोजेनिक फेस नहीं है, या हैवी बॉडी है, या ब्राइड ग्रूम कोई भी, उस समय आपको क्लोजअप शॉट नहीं बनाना है। उस टाइम आपको मीडियम शॉट यूज करना है, मतलब कमर से लेकर टॉप तक। अगर मान लो कोई ब्राइड हैवी हेल्दी बॉडी है, उसका फेस बड़ा है, आप उसको 85 में यूज करोगे, बहुत ज्यादा फेस बड़ा दिखेगा, वियर्ड दिखेगा। और उसमें भी अगर आपने उसको स्क्रीन पे बड़ा दिखाना है या प्ले करना है तो और भी चैलेंजेस बढ़ जाएगी। तो मीडियम शॉट बहुत आइकॉनिक शॉट है, जिनके फेसेस बहुत फोटोजेनिक नहीं है उनके लिए। तो ध्यान रखिए कि ये शॉट कब यूज करना है। मीडियम क्लोजअप। अब ये बात आती है इतना बस्ट। ध्यान से दोस्तों, जो फैमिली के घर के क्लोज मेंबर है उनके लिए ही ये शॉट यूज होता है। अगर आप वेडिंग की बात कर रहे हो तो न्यूज में न्यूज एंकर्स ये शॉट यूज करते हैं, जिससे कि आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन दिखाना चाहते हो, क्लोज दिखाना चाहते हो, जो भी इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते हो उस कैरेक्टर का, तब ये शॉट यूज होता है। मतलब कि आप किसी भी वेडिंग में जाते हो और आपको लगता है ये गेस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वाइड एंगल में शॉट नहीं बनाओगे, उनके मीडियम क्लोजअप शॉट बनाओगे। और ये शॉट होगा आपका 85 mm के आसपास या 50 mm के लेंस से। तो बी केयरफुल आप कौन सा लेंस, कौन सा शॉट यूज कर रहे हो और उसका पर्पस एंड यूजर को क्या दिखेगा। क्लोजअप ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, हम लोग क्लोजअप शॉट शूट करते हैं जिसको हम लोग पोर्ट्रेट बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग कैरेक्टर को बहुत अच्छे से दिखाते हैं, चाहे उसको हम लोग फिर ब्राइडल पोर्ट्रेट बोले या कुछ भी बोले। तो क्लोज शॉट नेक से लेके हेड तक। एक होता है बिग क्लोजअप।